अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। जिल की बुक से हम चैप्टर नंबर 7 को कवर कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। कन्फॉर्मल मैपिंग की हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है, कि कन्फॉर्मल मैपिंग में वो ज़्यादा चीज़ जो मैटर कर रही है वो क्या कर रही होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमने एंगल कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि एंगल जो है उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम देखते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है तो हम कहते हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग इन दोनों के दरमियान है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो जाए तो हम कहते हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। लेकिन हमने कन्फॉर्मल मैपिंग के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल की थी। उस एग्जांपल में हमें थीटा गिवन था, यानी कि एंगल जो था, एंगल हमें गिवन था। लेकिन अगर एंगल गिवन ना हो, उसमें तो डायग्राम में एंगल गिवन था तो हमें एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर एंगल गिवन ना हो तो फिर हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है कि आपके पास कर्व्स हैं इस तरह से और उनके दरमियान टेंजेंट्स बनाएंगे, तो टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा डेट इज़ कॉल्ड थीटा। तो ये आपने एंगल कैलकुलेट करना होता है और इसकी डायरेक्शन बतानी होती है। यानी कि यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि एंगल्स कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कर्व्स हैं उन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद हम उन पे एंगल चेक करेंगे कि एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, जब एंगल फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से एंगल आ रहा है, एक आपके पास π/4 आ रहा है और एक आपके पास यानी कि एक -π/4 और एक π/4 आ रहा है, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो एक ही क्लॉकवाइज होगी, एक ही एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है क्योंकि इनके साइन जो है ऑपोजिट है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, हमने एक थ्योरम देखना है। थ्योरम हमारे पास किस तरह से है कि अगर फंक्शन क्या हो, फंक्शन एनालिटिक हो जाए किसी डोमेन डी में और उस डोमेन डी में एक पॉइंट हो g0, और अगर उस पॉइंट g0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करें g0, ठीक है, वो पॉइंट g0 पुट करें और फंक्शन का आंसर इक्वल टू 0 ना आए, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, तो देन हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग हो रही होगी उस फंक्शन में। लेकिन अगर आंसर 0 आ जाए, अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, तो देन वो जो पॉइंट होगा g0 वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल्स डिस्कस करेंगे कि एंगल किस तरह से बनता है। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो अब हम जब वो एंगल बिटवीन कर्व्स का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कर्व्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको दूंगी और उसके साथ आपको डायग्राम भी क्लियर करवाऊंगी। तो आपके पास क्या है, कर्व है C1 एंड C2। आपके पास दो कर्व्स हैं और स्मूथ कर्व्स, ये स्मूथ कर्व है, पैरामीटराइज्ड बाय, और ये पैरामीटराइज्ड है किस तरह से, g1 एंड g2, यानी कि आपने C1 को आपने नाम दे दिया g1 का और C2 जो कर्व है उसको आपने नाम दे दिया g2 का। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पैरामीटराइज कर दिया। विच इंटरसेक्ट एट, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट g0 पे। आपको इस तरह से मैंने कल डायग्राम ड्रॉ करवाई थी और इस तरह से हमारे पास कर्व्स है, एक आपके पास C1 है, एक C2 है, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हमने g0 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द रिक्वायरमेंट दैट C1 इज स्मूथ एंश्योर्स दैट द टेंजेंट वेक्टर टू C1 एट g0 गिवन बाय। अब यहाँ पर बेसिकली ये सारी बात क्या कह रहा है कि अगर हम C1 कर्व पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपके पास जो C1 कर्व की पैरामीटराइज है वो क्या है, g1 है, g1 इसका हम टेंजेंट ले लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g1' आ जाएगा। तो हमने टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस तरह से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व से बारी बारी। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इज नॉन जीरो। ये जो टेंजेंट है ऑब्वियसली नॉन जीरो होता है, एंड सो argument of g1' is defined and represented by an angle between the position vector g1' and positive x axis पे। अब देखिए ये सारी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आर्गूमेंट आप कैलकुलेट करेंगे g1' का, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ g1', इसका जो आप आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे, इसके आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आर्गूमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एंगल g1' और
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास जो कर्व C2 है उसमें भी आप ने क्या करना है, उस पर आपने क्या करना है, टेंजेंस ड्रॉ करना है। उसके बाद टेंजेंस ड्रॉ करने के बाद उसका आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने G2 प्राइम जो आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा उसका और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको आपने कैलकुलेट करना होगा। जब वो एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम आ जाएगा। अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी, डायग्राम से हम मज़ीद चीज़ें जो वो क्लेरिफाई करते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास डायग्राम शो हो रही है, आपके पास कर्व है C1 और C2 कर्व है और इनके इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, G0 है। और यहाँ पर हमने टेंजेंस ड्रॉ करनी है G1 प्राइम और G2 प्राइम और इनके दरमियान ये एंगल बन रहा है, दिस वन दैट इज़ कॉल्ड थीटा। अब अगर हम यहाँ पर, अब ये जो बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है बेसिकली ये यहीं पे एग्जिस्ट करती है, इनके जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बनता है, एक प्लेन बनता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से प्लेन बनता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझें कि आपके पास यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दिस वन एक्स एक्सिस के साथ, G1 प्राइम एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। इसी तरह से G2 प्राइम भी जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। और ये जो टोटल एंगल हमने ये एंगल निकालना होता है हमने, तो हम क्या करेंगे कि एंगल आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम का जो आर्गूमेंट होगा उसको हम माइनस कर देंगे आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा। तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने जो G1 प्राइम यानी कि जो डेरिवेटिव लिए होंगे, जो टेंजेंट्स हमारे पास आए हैं उनका हमने पहले आर्गूमेंट कैलकुलेट करने लेने हैं। आर्गूमेंट हमने बारी बारी दोनों के कैलकुलेट करने हैं, G1 प्राइम का भी और G2 प्राइम का भी। आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के बाद उनके आर्गूमेंट्स को हमने माइनस कर देना है। यहाँ पर मैं जो कल एग्जांपल आपको करवाई थी उस एग्जांपल का भी मैं आपको रेफरेंस दूंगी और मतलब कैलकुलेट करके बताऊँगी कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। द एंगल थीटा बिटवीन C1 एंड C2 एट G0 आपके पास पॉइंट है जहाँ पे C1 और C2 इंटरसेक्ट करते हैं। तो उनका एंगल किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, थीटा इक्वल होगा दिस वन, थीटा इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम माइनस आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम। इसी तरह से आप जब वो जी प्लेन का भी यानी कि ये जी प्लेन है, जी प्लेन को हम डिस्कस करें, जी प्लेन का अपने आर्गूमेंट इस तरह से निकालना है। इसी तरह से आपने डब्ल्यू प्लेन का भी आर्गूमेंट निकालना होगा, सेम चीज़ें हैं वहाँ पर। जब वो आर्गूमेंट ऑफ W2 प्राइम आ जाएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ W1 प्राइम आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और एंगल को अगर आप नेम देना चाहें फाई का तो फाई दे दें, आपके पास एंगल इस तरह से आ जाएगा इन द इंटरवल। अब ये जो एंगल है ये किस इंटरवल में होंगे, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, ठीक है। ये बात आपको थ्योरम में भी हेल्पफुल होगी, आपने अच्छे से याद रख लेना है कि आपके पास इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 पाई होगा। प्रोवाइडेड वी कैन रोटेट, अगर हम रोटेट करते हैं G1 प्राइम को काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। अबाउट 0 टू द एंगल थीटा ऑन टू G2 प्राइम। अब आपने G1 प्राइम को G2 प्राइम तक रोटेट करना है इस तरह से तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये G1 है और ये G2 है, ये G2 है और ये G1 है, ठीक है, G1 प्राइम। तो यहाँ से आपने रोटेशन करनी है, तो आप किस तरह से रोटेट करेंगे इसको, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में, इस तरह से 0 से लेकर आपने G2 प्राइम तक इसको रोटेट करना है। लेकिन अगर आपके पास क्लॉकवाइज का रोटेशन अगर आप करना चाहें, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर आपको ज़रूरत हो, इन केस डैट अ क्लॉकवाइज रोटेशन इज़ नीड देन माइनस थीटा इज़ द वैल्यू। तो आपके पास जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो किस इंटरवल में लाई करेगी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। इन आइदर केस वी सी डैट द गिवन both the magnitude and angles between C1 and C2 at G0। अगर दो आपके पास, अब ये एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास C1 और C2 में
मैग्नीट्यूड और एंगल की डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम होती तो आपके पास कौन सी मैपिंग आ जाती, कन्फॉर्मल मैपिंग आ जाती। अब हम देखेंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको वो बात समझ नहीं आ रही थी कि एंगल किस तरह से कैलकुलेट करना है, अगर डायग्राम गिवन हो तो एंगल तो गिवन था, कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर डायग्राम नहीं गिवन, एंगल नहीं गिवन, तो एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, और वैसे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम एंगल्स को डिस्कस करें, कर्व्स के दरमियान एंगल, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है कि एंगल हम किस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 का कैलकुलेट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कन्फॉर्मल मैपिंग थी, यानी कि कम्प्लेक्स मैपिंग हमें क्या गिवन थी एग्जांपल नंबर 1 में, डब्ल्यू स्क्वायर को जी कॉन्जुगेट, और उसमें हमने जो वो हमने निकाले थे G1 प्राइम भी निकाला था और G2 प्राइम भी निकाला था, यानी कि G1 और G2 हमें गिवन थे और उनके हमने डेरिवेटिव लिए थे, तो हमारे पास बेसिकली टेंजेंट्स आ गए थे। अब जो हमने डेरिवेटिव लेके फॉर्म बनाई और वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, हमने सब में पुट किया था G1 ऑफ 1 और G2 ऑफ 1, तो हमारे पास क्या आ गया था, G1 ऑफ 1 जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया था 1, और G2 ऑफ 1 जब आपने पुट किया तो आपके पास 1 प्लस अयोटा आ गया। अब हमने इनके आर्गूमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, 1 के और 1 प्लस अयोटा के, ठीक है, इन दोनों के आर्गूमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस अयोटा, तो ये आपके पास पाई/4 आ जाएगा। आर्गूमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x, इस फॉर्मूला से, ठीक है, ये फार्मूला लगाइएगा तो आपके पास थीटा आ जाएगा। यहाँ पे तो पाई/4 आ जाएगा, लेकिन आर्गूमेंट ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर आप इसको इन जर्नल लिखना चाहें तो 2n बाई लिखा हुआ है, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो खैर यहाँ पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पर आप ये समझें अपनी आसानी के लिए कि यहाँ पर एंगल क्या आ गया, पाई/4 आ गया। लेकिन अगर आप इसका डीप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं बाय यूजिंग इंटरवल, तो आप इस तरह से लेके, अगर n इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन लाई इन द इंटरवल 0 से पाई इस पाई/4, अगर ये आप n की वैल्यूज़ लें और इस इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल है 0 से पाई, इसके अंदर लाई कर रही हूँ, तो वो वैल्यूज़ कौन सी होगी, उस पे एंगल कौन सा बनेगा, पाई/4 बनेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसे मैंने आपको चीज़ बता दी है, उस तरह से आपको ईजी भी लगेगा कि आपके पास आर्गूमेंट ऑफ 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो जस्ट आप यहाँ पर एंगल ले लें पाई/4, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो डब्ल्यू प्लेन था, उसमें हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए थे टेंजेंट्स, और उन पे भी हमने 0.1 पुट किया था, हमारे पास इक्वेशंस आ गई थी 1 माइनस अयोटा की और एक 1 आ गई थी। अब इनके भी आर्गूमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। आप एग्जांपल नंबर 1 से देख लीजिएगा, मैंने आपको कल करवाई थी, उसमें से आप देखेंगे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया है, आप देखेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस अयोटा माइनस पाई/4 आ जाएगा, और आर्गूमेंट ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 0 कर लें। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या आ गया, -पाई/4 आ गया, पहले एंगल क्या आया था, पाई/4 आया था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक ही क्लॉकवाइज आया तो एक की एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान क्या है, मतलब एंगल की डायरेक्शन सेम नहीं थी, तो इसलिए कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं हो रही थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एंगल समझ नहीं आ रहा था कि एंगल किस तरह से कैलकुलेट करना है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंगल किस तरह से कैलकुलेट करना है। बाकी मज़ीद क्लियरिटी आएगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। लेकिन फ़िलहाल हम जब नेक्स्ट एक थ्योरम डिस्कस करते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। इफ़ एफ इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी, अगर फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए डोमेन डी में, कंटेनिंग G0, कोई डोमेन डी है, दिस वन एक डोमेन डी है, और इसमें आपके पास एक फंक्शन है f(g), फंक्शन f(g) क्या है, एनालिटिक है डोमेन डी में, और डोमेन डी में एक पॉइंट है G0, यानी कि डोमेन डी एक पॉइंट कंटेन कर रही है G0, एंड इफ़ एफ प्राइम ऑफ G0 डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें एफ प्राइम ऑफ जी, और उस पर आप पॉइंट पुट कर दें G0, और ये इक्वल यानी कि डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, देन W इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इज़ अ कन्फॉर्मल मैपिंग एट G0। ये बहुत ईजी सा वे है जो कि हम एक्सरसाइज 7.1 जब स्टार्ट करेंगे उन क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे कि फंक्शन हमें गिवन होंगे, तो फंक्शन में हम एक कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव लें एंड देन वो पॉइंट पुट करें, अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन का आंसर जस्ट नॉट इक्वल 0 आ जाए तो वो उस पॉइंट पे क्या होगी, कन्फॉर्मल मैपिंग होगी, ठीक है।
फंक्शंस की। बेसिकली ये जो जी नॉट है, अगर आपको मैंने जैसे कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन बताई, तो जी नॉट हमारे पास क्या था, कर्व्स की इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ की तरफ मूव करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जीसी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम कोर्स है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है और शेयर भी मस्ट करें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सपोज दैट एफ इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, फंक्शन एनालिटिक है, डोमेन डी में कंटेन कर एक पॉइंट जी नॉट, एंड दैट एफ प्राइम ऑफ जी नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पास यहाँ तक तो सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। लेट C1 एंड C2 बी टू स्मूथ कर्व्स इन डोमेन डी। हमने डोमेन डी में दो कर्व्स ले लिए, एक C1 ले लिया और एक C2 ले लिए। पैरामीटराइज बाय, उसको हमने पैरामीटराइज किया है, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा G1 ऑफ टी और G2 ऑफ टी में हमने इसको पैरामीटराइज कर दिया विथ G1 ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू G2 ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू जी नॉट। ये जी नॉट बेसिकली क्या होगा, इन दोनों कर्व्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों कर्व्स की जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, जी नॉट होगा। कल मैंने आपको बड़ी डिटेल में डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन की है विद डायग्राम। ठीक है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी बात। नेक्स्ट आपके पास क्या है, W इक्वल्स टू एफ ऑफ जी मैप्स द कर्व C1 एंड C2। W इक्वल्स टू एफ ऑफ जी जो आपके पास मैपिंग है, यानी कि ये जो W प्लेन पे आप बात करें कि C1 और C2 कर्व जो है ये मैप करेंगे कहाँ पे, कर्व C1 प्राइम पे और C2 प्राइम पे। ये जो C1 प्राइम और C2 प्राइम जो कर्व हैं ये कहाँ पर होंगी, ये W प्लेन में होगी। ओके, अब अगर हम एंगल कैलकुलेट करने के चाहें, द एंगल बिटवीन C1 एंड C2 एट जी नॉट इज equals to the angle phi between C1 prime and C2 prime at f of g naught in both magnitude and डायरेक्शन के सेंस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वहाँ यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें इस तरह से कि आपके पास क्या है कि एंगल थीटा है C1 और C2 कर्व के दरमियान एट अ पॉइंट जी नॉट, यानी कि जहाँ पर दो कर्व्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, आपके पास दो कर्व्स हैं उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। आपको मैं डायग्राम से भी ये बात एक्सप्लेन करूँगी कि इस तरह से दो कर्व्स हैं उनके दरमियान इंटरसेक्शन है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, जी नॉट है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये किन कर्व्स के दरमियान बन रहा है, C1 और C2 कर्व के दरमियान। इसी तरह से एंगल फाई आपके पास बनेगा, एंगल फाई बनेगा कहाँ पे, W प्लेन में, जहाँ पे कर्व्स आपके पास क्या होंगी, C1 प्राइम और C2 प्राइम होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप प्रीवियस लेक्चर मस्ट लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हमने क्या करना है, देखें G1 प्राइम यानी कि टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए होंगे तभी तो एंगल आया है हमारे पास। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे ये जो एंगल है ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज है तो हमने इंटरवल सेट किया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने इंटरवल सेट किया हुआ 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अगर जो क्लॉकवाइज है तो फिर हमने ओपन इंटरवल माइनस पाई से 0 सेट किया हुआ है। और इनके एंगल्स किस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं ये भी आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। तो देखें आप, G1 प्राइम इक्वल्स टू G1 प्राइम ऑफ टी नॉट कैन बी रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट जीरो से थ्रू द एंगल थीटा ऑन टू G2 प्राइम इक्वल्स टू G2 प्राइम ऑफ टी नॉट। इस बात का मतलब क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कि आपके पास इस तरह से एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक प्लेन बना लेते हैं, XY प्लेन बनाते हैं। अब ये जो एंगल है थीटा ये कहाँ पर होगा, देखें थीटा एंगल किस तरह से बनेगा, 0 से मतलब अबाउट 0 से रोटेट करेगा G2 प्राइम तक। इसी तरह से यहाँ से G1 प्राइम से 0 तक रोटेट करेगा। तो ये सारा एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, यानी कि थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम माइनस करेंगे आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम, और इन द इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, यानी कि जो आपके पास थीटा आएगा, थीटा कहाँ पे लाई करना चाहिए, थीटा लाई करना चाहिए
क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, ठीक है, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए एंगल। इसी तरह से जो हमारे पास कर्व्स हैं C1 प्राइम यानी कि जो हमारे पास W प्लेन है उसमें भी हमारे पास एंगल बनेगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। C1 प्राइम एंड C2 प्राइम की पैरामीटराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, W1 यानी कि f ऑफ G1 आपके पास जो G1 था उस पर आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है, f मतलब फंक्शन अप्लाई कर दिया तो आपके पास W1 आ गया, ये बात कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से W2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पास पैरामीटराइजेशन हो गई है C1 प्राइम की और C2 प्राइम की, ठीक है, इन दोनों की पैरामीटराइजेशन आ गई है। नेक्स्ट आप देखें आपके पास टेंजेंट्स वेक्टर G1 प्राइम और G2 प्राइम, सॉरी W1 प्राइम और W2 प्राइम, जो आपके पास W प्लेन में दो टेंजेंट वेक्टर आएंगे W1 प्राइम और W2 प्राइम टू द कर्व्स, किन कर्व्स के हैं ये टेंजेंट वेक्टर C1 प्राइम के और C2 प्राइम, ये दो कर्व्स हैं, इनके टेंजेंट वेक्टर आपके पास क्या आए हैं, W1 प्राइम आया है और W2 प्राइम आया है, ठीक है। एट f ऑफ G0 कौन से पॉइंट पे, बेसिकली W0 यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। f ऑफ G0 किसके इक्वल होता है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, f ऑफ G0 इक्वल होता है W0 के। तो ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली W0 पॉइंट की बात करें कि आपके पास जो टेंजेंट वेक्टर आएंगे, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर आएंगे तो वो किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट वेक्टर बनाने हैं। देखें ये आपके पास है, ये जो पॉइंट होगा इसको हम W0 बोलेंगे और यहाँ पर आपके पास कर्व के साथ दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो वी यूज़ चेन रूल, अब हम चेन रूल लगाते हैं। देखें W1 प्राइम इक्वल किसके है, W1 प्राइम ऑफ T0 इक्वल किसके है, f प्राइम ऑफ G1 ऑफ T0, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है, दिस वन यहाँ तक। इसी तरह से G1 प्राइम ऑफ T0 इक्वल किसके है, f प्राइम ऑफ G0 इंटू G1 प्राइम। इसी तरह से W वाला भी फंक्शन इसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो आप देखें स्टूडेंट, जब हमने थ्योरम को स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, एक चीज़ हमने बल्कि लेके चले थे कि क्या चीज़ हमने लेके चली है कि जो C1 और C2 जो दो कर्व्स हैं वो क्या होंगी, स्मूथ कर्व होंगी, ये बात हमें पता है। सिंस C1 एंड C2 आर स्मूथ, यानी कि ये दोनों आपके पास स्मूथ कर्व्स हैं, बोथ G1 प्राइम एंड G2 प्राइम आर नॉन ज़ीरो, ये आपके पास नॉन ज़ीरो होंगे, जो टेंजेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। फर्दर मोर ये भी हमने चीज़ जब वो देखी है जब हमने थ्योरम को स्टार्ट किया। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि f प्राइम ऑफ G0 जो है वो कभी भी ज़ीरो ना हो, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये फॉर बोथ W1 प्राइम एंड W2 प्राइम आर नॉन ज़ीरो। इसी तरह से जैसे कि आपके पास G1 प्राइम और G2 प्राइम ये जो दो टेंजेंट्स हैं G प्लेन में वो आपके पास नॉन ज़ीरो है। इसी तरह W प्लेन में आपके पास जो दो टेंजेंट्स हैं W1 प्राइम और W2 प्राइम ये भी नॉन ज़ीरो होंगे। एंड एंगल 5 बिटवीन C1 प्राइम और C2 प्राइम एट f ऑफ G0 इज़ अ वैल्यू। और इस एंगल की वैल्यू क्या की, जैसे कि हमने एंगल कैलकुलेट किया जब हमने G1 प्राइम और G2 प्राइम यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट्स थे उनके दरमियान एंगल हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम माइनस आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम। इसी तरह से अब W प्लेन में हम जब वो C1 प्राइम और C2 प्राइम कर्व्स के दरमियान एंगल बनेगा किस पॉइंट पे, W0 पॉइंट पे। W0 पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है f ऑफ G0, ठीक है, यानी कि f ऑफ G0 इक्वल किसके होता है, W0 के, और इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, फाई बनेगा। अब फाई किसके इक्वल होगा, फाई कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ W2 प्राइम माइनस आर्गूमेंट ऑफ W1 प्राइम। तो इनके आर्गूमेंट्स हमने इस तरह से कैलकुलेट करने हैं। और मज़ीद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ प्राइम ऑफ G0 डॉट G2 प्राइम माइनस आर्गूमेंट ऑफ f प्राइम ऑफ G0 डॉट G1 प्राइम। या ये जो भी आपने चेन रूल देखा है बेसिकली वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस की गई हैं, ठीक है। मज़ीद आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से देखें, ये वाली जो टर्म है हमने यहाँ पर लिख दी, ये टर्म किसके इक्वल है, आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम आर्गूमेंट ऑफ f प्राइम ऑफ G0 प्लस आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम, यानी कि आपने यहाँ पर आर्गूमेंट सपोर्ट कर दिए। आपने जो हमने चैप्टर 1 में आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर यूज़ करें। अगर आपके पास आर्गूमेंट हो दो फंक्शंस के, यानी कि यहाँ पर आप दो फंक्शन इसको कंसीडर करें या दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक क्या है f प्राइम ऑफ G0 है और एक G2 प्राइम है, ठीक है।
अब दो आपके पास नंबर्स हैं और इनके आर्गूमेंट कैलकुलेट करने हैं, तो आप इनके आर्गूमेंट को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी अप्लाई की, माइनस साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन कर दिया, तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। आर्गूमेंट ऑफ G2 प्राइम इक्वल माइनस आर्गूमेंट ऑफ G1 प्राइम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखें आर्गूमेंट ऑफ दिस वन इक्वल आ गया इसके, यानी कि दोनों के एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये बात हम यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं कि अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शंस भी इक्वल हैं तो देन हमारे पास कन्फॉर्मल मैपिंग आएगी। दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ यूनिक वैल्यू इन, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हमेशा यूनिक वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू लाई करेगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, थीटा। थीटा किस में लाई करेगी, 0 क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। देयरफॉर थीटा एंड फाई इक्वल, यानी कि थीटा इक्वल होगा फाई के इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस, यानी कि डायरेक्शन की सेंस में भी और मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल होने चाहिए। देन हम बोलेंगे W इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इज़ अ कन्फॉर्मल मैपिंग एट G0। तो फिर हम बोलेंगे कि G0 जो पॉइंट है उस पे फंक्शन एफ ऑफ जी क्या होगा, कन्फॉर्मल मैपिंग देगा जब हम एंगल्स के डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। जब एंगल की यूनिक वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू किस में लाई करेगी, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जब क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट भी देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पे फंक्शन यानी कि फंक्शन के दरम्यान कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करती। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जिल की बुक से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल है, सॉरी डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट्स की, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अब क्रिटिकल पॉइंट को समझने के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं जी ऑफ सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। हमने एक फंक्शन ले लिया, इज नॉट कन्फॉर्मल मैपिंग एट जी नॉट इक्वल्स टू 0। हमें ये कैसे पता चला है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास जी ऑफ जी है, ये जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी कि जी प्राइम ऑफ जी ले लेते हैं, तो वो आपके पास 2g आएगा। अगर हम इस पे पॉइंट पुट करते हैं 0 तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। हमने क्या देखा था कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है जी नॉट पॉइंट पे, जी नॉट आपके पास एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन का आंसर 0 ना आए, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कन्फॉर्मल मैपिंग यानी कि वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आंसर यानी कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो देन उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें जी प्राइम ऑफ जी नॉट क्या है, इक्वल टू 0 है। इफ़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज एनालिटिक, अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है एट अ पॉइंट जी नॉट, एंड इफ एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल टू 0 देन जी नॉट क्या होगा, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होगा। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा बेसिकली उसकी डेफिनेशन वो बता रहा है कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी अगर एनालिटिक है। अब हमने जो फंक्शन लिया वो एनालिटिक फंक्शन लिया था। फंक्शन क्या है, जी ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर, जो कि एक पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं, और एंटायर फंक्शन क्या होता है, पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं, ठीक है। अगर आपको एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन भूल गया तो आप एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया एंटायर फंक्शन का। अब फंक्शन क्या है, एनालिटिक है एट पॉइंट जी नॉट पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो देन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा अगर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो पॉइंट पुट करेंगे कि जी नॉट पॉइंट पुट करें, तो आंसर अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स के जी नॉट पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा उस फंक्शन का। और उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट यानी कि होगा, और वो जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करवाएगा, यानी कि कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आंसर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स कि उस पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग है, यानी कि वो फिर पॉइंट जो है क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। अब हम कुछ एक आध एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पर हम इसको, यानी कि इसी थ्योरम को जो मैंने थ्योरम पढ़ाया है उस थ्योरम में यूज़फुल होगी, यानी कि एमसीक्यूज़ के तौर पर। आप एकदम से देखेंगे किसी फंक्शन को और उसमें जो आप पॉइंट पुट करें और आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग रखता है या नहीं रखता, आपको फ़ौरन से बात समझ आ जाएगी। तो अब देखें आपके पास एग्जांपल में क्या है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू
ई रेस्ट पावर जी। ये फंक्शन क्या है? एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में। इस कन्फॉर्मल एट एवरी पॉइंट, ये पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह पे क्या होगा? कन्फॉर्मल मैपिंग एग्जिस्ट करवाएगा, ठीक है। क्योंकि एफ प्राइम ऑफ जी, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास ई रेस्ट पावर जी आएगा, और ई रेस्ट पावर जी कभी भी ज़ीरो नहीं होता। आपके पास, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर पुट कर लें, कोई भी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? यानी कि ई रेस्ट पावर जी आपके पास क्या था? एक एंटायर फंक्शन था। आप फंक्शन को देख के समझ आ जाती है कि ये फंक्शन क्या है? एंटायर फंक्शन है, और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर लें, आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी कि ये पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है? एनालिटिक भी है, यानी कि एंटायर फंक्शन है, और ये हर पॉइंट पे कन्फॉर्मल मैपिंग भी एग्जिस्ट करवाता है। इसी तरह से आपके पास ये जो दूसरा फंक्शन है, इसको मैंने अभी आपको बताया कि ये जी इक्वल टू ज़ीरो पे कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं बताएगा। बाकी यानी कि जी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसके अलावा यानी कि जी ज़ीरो ना हो, इसके अलावा जितने भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं सब पे कन्फॉर्मल मैपिंग होगी, सिर्फ ज़ीरो पे नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ज़ीरो क्या है? इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस टाइप की चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, इवन के मतलब यानी कि मुश्किल टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, इस टाइप की चीज़ें समझ नहीं आती। तो आपने जब वो इसलिए वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स की समझ आ सके, और हम भी जो है वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।